Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Right to Education Act 2009. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to education sector. तो सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में समझते हैं। देखिए, पहले राइट टू एजुकेशन मेंशन किया गया था पार्ट 4 डीपीएसपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये सरकार को एक निर्देश दिया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। डीपीएसपी में तो आप डायरेक्टिव सी है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की तरफ से, विच इज नॉन जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब मैंडेटरी तरीके से उसको इन्फोर्स नहीं किया गया था, बट इट वाज ए डायरेक्टिव कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करा करके देनी है सरकार को। लेकिन बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट करके साल 2002 में फिर इस प्रोविजन को ला दिया गया इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया राइट टू एजुकेशन को। इसके साथ ही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए की जाएगी बाय द स्टेट, एंड दैट इज नाउ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार है इन 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए। और इस प्रोविजन को इंसर्ट किया गया अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सरल भाषा में कहें तो पहले ये एक तरीके का डायरेक्टिव था सरकार के लिए अंडर पार्ट 4 कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी तरीके से, सिर्फ ऐसे फ्री एजुकेशन दे करके छोड़ नहीं देना है कि बच्चों का मन हुआ तो आए या ना आए। आपको बच्चों को इंश्योर भी कराना है कि उनके माता पिता बच्चों को स्कूल भेजें कंपलसरी तरीके से। ये पहले डीपीएसपी का हिस्सा था, बाद में उसको पार्ट 3 में ऐड कर दिया गया और इसको एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बना दिया गया under Article 21A of the Constitution, and this change was done as a result of 86th Amendment Act in the Constitution brought in year 2002. अब इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, अब ये तो हमने संविधान में लिख दिया, लेकिन संविधान के इस प्रोविजन को कैसे इन्फोर्स कराया जाए, उसके लिए सरकार ने अलग से कानून बनाया साल 2009 में, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, in order to give enforcement to this article 21A. तो यहाँ पे इस पिक्टोग्राफ की मदद से इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि अर्लियर द आइडिया ऑफ एजुकेशन एज फ्री एंड कंपल्सरी प्रोविजन फॉर 6 to 14 years of children was part of DPSP. फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसको अधिकार बनाया जाना चाहिए, फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ऑब्जर्व किया था कि राइट टू एजुकेशन इज इनहेरेंटली लिंक्ड विद राइट टू लाइफ, विच इज ऑलरेडी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, एंड राइट टू इक्वालिटी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि आप राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाए 1992 के ही एक डायरेक्शन में। बाद में आर्टिकल 21A लाया गया साल 2002 में और इसको एक फंडामेंटल राइट सरकार ने बना दिया एज ए रिजल्ट ऑफ 86th अमेंडमेंट एक्ट। और इसी को इन्फोर्स करने के लिए फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया। अब ये जो कानून लाया गया साल 2009 में, इसमें तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक। मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 8th तक की एजुकेशन दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट इन कंपलसरी मैनर फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years ऑफ एज। तो क्लास फर्स्ट में वो बच्चा 6 साल का होगा और 8th स्टैंडर्ड तक जाते जाते वो 14 साल का हो जाएगा। तो फर्स्ट से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई जो है वो फ्री एंड कंपलसरी तरीके से दी जानी चाहिए। लेकिन एक इसमें बात ये कही गई थी कि नो चाइल्ड विल बी हेल्ड बैक। मतलब किसी भी क्लास में बच्चे को रोका नहीं जाएगा। ये नहीं कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको अगले क्लास में प्रमोट ना किया जाए और उसको उसी क्लास में रोक दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो इसको कहा जाता है नो डिटेंशन पॉलिसी। ये तो प्रोविजन रखा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट में ताकि किसी भी बच्चे का मोराल ना खराब हो स्कूल
जाने के बाद अगर वो प्रोग्रेस ना कर पाया, नेक्स्ट क्लास में ना पहुंच पाया, तो फिर उसका मोरल टूटेगा। बट नीति आयोग ने इस नो डिटेंशन पॉलिसी को, जिसके अंतर्गत नो चाइल्ड कुड बी हेल्ड बैक, इस पे अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि दो दिस प्रोविजन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 वाज ब्रॉट विथ गुड इंटेंशन, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ऑन लर्निंग आउटकम। बच्चे अगर स्कूल जाते भी हैं तो उनको कोई चिंता तो है नहीं कि वो पास होंगे कि नहीं, इसलिए पढ़ाई का ज़्यादा वो ध्यान देते नहीं हैं, एंड दैट इज हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल लर्निंग आउटकम। तो मकसद तो यही था कि बच्चे बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के पढ़ाई करें, सीखें, जॉय बेस्ड लर्निंग हो। लेकिन नीति आयोग का कहना है कि इस नो डिटेंशन प्रोविजन के कारण थोड़े नेगेटिव आउटकम्स भी देखने को मिल रहे हैं ऑन द ओवरऑल लर्निंग आउटकम। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट साल 2009 में लाया गया। इट इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री, दिस रिमूव्स फाइनेंशियल बैरियर, तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली कैन नाउ सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी कि बच्चे को दाखिला दिया जाए और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए। एंड इट इज ऑल्सो कंपल्सरी, मतलब इट इज कंपल्सन ऑन गवर्नमेंट एज वेल एज इट इज ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत एक और प्रोविजन ऐड किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ सेम अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, कि नाउ इट विल बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। इस कानून के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। मैंने आपको कहा नो एक्सपल्सन, नो डिटेंशन। ये नहीं कि बच्चा खराब परफॉर्म करे तो उसको स्कूल से निकाल दिया या उसी क्लास में रोक दिया। कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि ऐसे सजा, फिजिकल ऐसे हैरेसमेंट या सजा देने की व्यवस्था बंद करा दी गई, बार कर दिया गया, कोई मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा बच्चों का। स्पेशल प्रोविजन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो मान लीजिए कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था कराई जाए। जैसे अभी असम के अंदर क्या हो रहा है, फ्लड के कारण कई सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए कि उनको घर बैठे बैठे ही एजुकेशन मिल पाए। तो ये सब कुछ प्रोविजंस हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत। अब हम लोग थोड़ा करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत एक नियम तो है ही कि बच्चे को सरकारी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट दाखिला दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर हर एक प्राइवेट स्कूल या अनएडेड स्कूल, यानी कि सरकार की तरफ से उस स्कूल को कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिल रहा है, फिर भी उस स्कूल को अपने अपने स्कूल के अंदर 25% सीटें रिजर्व करनी होंगी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्लास 1 में जब एडमिशन की बारी आएगी तो उसमें 25% सीटें उस प्राइवेट अनएडेड स्कूल को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए रिजर्व करके रखना होगा, एज पर सेक्शन 12(1) सब क्लॉज C ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगर आपने मूवी देखी हो हिंदी मीडियम, इरफान खान की है, तो उसमें शायद से इसी आइडिया पे है। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, बट आइडिया इज सेम। उसमें वो अमीर परिवार का के बच्चा है, बट उसको किसी एक अच्छे पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो ये EWS वाला तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर चिल्ड्रन और देयर चाइल्ड एडमिटेड इन अ पर्टिकुलर स्कूल। तो 25% सीटें हर एक अनएडेड प्राइवेट स्कूल को रिजर्व करनी है फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट सेक्शन 12। अब हाल फिलहाल में महाराष्ट्र ने एक नया नियम निकाला। महाराष्ट्र की सरकार, यानी कि वहां की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नया नियम निकाला कि अगर कोई सरकारी स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा प्राइवेट स्कूल है, तो उस प्राइवेट स्कूल को ये 25% रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। हाल फिलहाल में हो क्या रहा है, देखिए, एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। ये अब धीरे धीरे सारे लोगों को बात समझ आ रही है। तो गरीब से गरीब माता पिता भी अपने बच्चों को
प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि इन जनरल प्राइवेट स्कूल में बेहतर पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में उतनी अच्छी पढ़ाई इन जनरल नहीं होती है। कुछ कुछ स्टेट्स में हालांकि उल्टा देखा जा रहा है, बट इन जनरल सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो नतीजा ये हो रहा है कि गरीब से गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता भी चाहते हैं कि उनको एक प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए, या तो इस 25% वाले क्राइटेरिया के अंतर्गत, या फिर फीस भर करके उनको प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए। अब इस कारण से सरकारी स्कूलों के अंदर कोई आ ही नहीं रहा। अब सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग बना दी सरकार ने, टीचर हायर कर दिए, लेकिन बच्चा नहीं आ रहा एडमिशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं कई जगहों पे। तो इसी को डील करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने क्या कर दिया, कहा कि अगर कोई एक गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर कोई दूसरा प्राइवेट स्कूल है, तो उस प्राइवेट स्कूल में ये 25% बच्चों, गरीब परिवार के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व नहीं की जाएंगी। इससे होगा क्या कि उस लोकेलिटी में रहने वाले जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही भेजना होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का ऑप्शन सरकार ने खत्म कर दिया। अगर नजदीक में कोई सरकारी स्कूल है, तो फिर आपको अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना होगा। प्राइवेट में 25% सीटें उस स्कूल के लिए नियम लागू नहीं होगा। ऐसा नियम महाराष्ट्र से पहले केरला और कर्नाटका की सरकार भी ला चुकी है। अब इसी प्रोविजन के अगेंस्ट सुनवाई करते हुए एक पिटीशन फाइल किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस रूल को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी करते नहीं हैं, इसीलिए लोग सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। तब आप जबरदस्ती से बच्चों का एडमिशन अपने स्कूल में कराने के लिए आप प्राइवेट स्कूल वाला प्रोविजन, 25% सीट रिजर्व करने वाला प्रोविजन कैंसिल कर रहे हैं। आप अपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इंप्रूव करें, बेहतर बनाएं। अपने आप माँ बाप आपके स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, rather than limiting the options available to the children and their parents. Why don't you augment or increase the option? Why don't you also provide better facilities, better education in government school? Why are you curtailing options for children as well as parents? तो इस तरीके से महाराष्ट्र के सरकार के इस फैसले को तो कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इम्यूनिटी टू गवर्नर अंडर आर्टिकल 361। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स को इम्यूनिटी दी गई है अगेंस्ट सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स। इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन, अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब सरकारी केस, नियम कानूनों से काफी हद तक उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। उनके ऊपर ये सब नियम नहीं लगते, एज लॉन्ग एज दे होल्ड द ऑफिस। तो किस तरह की इम्यूनिटी है समझते हैं आर्टिकल 361 के अंतर्गत। इस फिगर की मदद से समझ लेते हैं, जो चीजें यहां लिखी हैं अपने आप समझ आ जाएंगी। मान लीजिए कि एक प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। तो अगर पर्सनल कैपेसिटी में वो कोई भी काम करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट कोई भी काम करेंगे तो वो दो कैपेसिटी में कर सकते हैं, या तो पर्सनल कैपेसिटी में या तो ऑफिशियल कैपेसिटी में। पर्सनल कैपेसिटी मतलब एज ए इंडिविजुअल, जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, सी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट एट द सेम टाइम सी इज अ इंडिविजुअल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो वो अगर मान लीजिए कि किसी से बातचीत कर रही हैं अपने पर्सनल लाइफ में, तो वट एवर एक्टिविटी सी इज डूइंग देयर इज पार्ट ऑफ हर पर्सनल कंडक्ट, या हर एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज कंडक्टेड अंडर पर्सनल कैपेसिटी। अपने फैमिली मेंबर से बात कर रही हैं, अपने दोस्तों से बात कर रही हैं, तो पर्सनल कैपेसिटी में। जबकि वही जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस में जाकर के काम करेंगी और उस हिसाब से जो भी फैसले लेंगी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट कंडक्टेड अंडर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो अगर पर्सनल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने कोई एक्शन लिया है, तो उस एक्शन के बेसिस पे प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती।
यानी कि सरल भाषा में कहें, समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूं, अगर प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने मर्डर भी कर दिया किसी का, तो भी इन पर्सनल कैपेसिटी, ऑफ कोर्स सरकारी काम तो है नहीं मर्डर करना, तो ऑफिशियल कैपेसिटी में तो मर्डर करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ऑफिस या ड्यूटी है ही नहीं उनकी। तो पर्सनल कैपेसिटी में अगर मर्डर भी कर दिया किसी का, तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, बट उस केस में भी उनके खिलाफ सीधा सीधा कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सिविल प्रोसीडिंग है, सिविल मैटर्स वो होते हैं जिसमें सीधा सीधा इम्प्रिजनमेंट नहीं होता, वो ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ बातें, मतलब लेस सीवियर ऑफेंसेस आर पुट अंडर सिविल केसेस, मोर सीवियर जिनका समाज के ऊपर ग्रेविटी है उनको पुट किया जाता है अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए टेक्निकल डेफिनेशन आपको पॉलिटी क्लास में सिखाया गया होगा, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। क्रिमिनल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस दैट आर कंसिडर टू बी ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, जबकि सिविल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस दैट आर कंसिडर टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे, सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस के बीच में एग्जैक्टली क्या क्या अंतर है, कभी और चर्चा करेंगे, या नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे रिवीजन सेशन में इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। बट पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी कर दिया है, तब भी कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अगेंस्ट में। लेकिन अगर कोई उन्होंने सिविल ऑफेंस कमिट किया है पर्सनल कैपेसिटी में एज एन इंडिविजुअल, तो उस केस में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है, बट ओनली आफ्टर गिविंग अ नोटिस 2 मंथ्स इन एडवांस। तो एक नोटिस सर्व किया जाएगा 2 महीने एडवांस में कि सर या मैडम आपके अगेंस्ट ये कंप्लेन है, जो एक सिविल मैटर है, और 2 महीने की नोटिस के बाद फिर प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। वहीं अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने कुछ भी किया है, ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई सो कॉल्ड क्रिमिनल ऑफेंस भी हो जाता है या सिविल ऑफेंस भी हो जाता है, तो उनको फुल इम्यूनिटी है, मतलब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ऑफिशियल कैपेसिटी में फुल इम्यूनिटी के पीछे कारण या लॉजिक सिंपल है। ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट या गवर्नर जो हैं, वो अपने डिस्क्रिशन से तो एक्शन ले नहीं रहे हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने जो भी काम किया है उसके लिए उनको दोषी नहीं माना जाना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसी गलती हो भी जाती है, तो मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के किसी आदेश से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कोई दुर्घटना हो जाती है, 100-50 लोगों की जान चली जाती है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फिर भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में फुल इम्यूनिटी, पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई एक्टिविटी कंडक्ट की गई है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई क्राइम भी कर दिया है तो हाँ, सिविल ऑफेंस अगर किया है तो प्रोसीडिंग्स हो सकती है, बट दैट टू आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ प्रायर नोटिफिकेशन। क्यों दिया गया है ये इस तरह की इम्यूनिटी आर्टिकल 361 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और गवर्नर को? ताकि प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने काम को बिना किसी चिंता के ईमानदारी से कर पाए, और वैसे भी दे शुड नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग एज पर देयर डिस्क्रिशन, दे आर एक्टिंग ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पर्सनल कैपेसिटी में भी काफी हद तक इम्यूनिटी दी गई है। उसके पीछे मकसद है टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। नहीं तो पता चलेगा कि हर आदमी दूसरे दिन तीसरे दिन जाके केस कर रहा है गवर्नर के अगेंस्ट, गवर्नर को बुलाया जा रहा है कोर्ट में, प्रेसिडेंट को बुलाया जा रहा है कोर्ट में कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, अब फिर केस चल रहा है, तो वो डिग्निटी लोअर होगी ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर एज वेल एज प्रेसिडेंट। तो उस डिग्निटी को बनाए रखने के लिए भी ये इम्यूनिटी दिया गया है। लेकिन अब इससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट राइज हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर राजभवन यानी कि वहां के गवर्नर हाउस के एक वुमन स्टाफ मेंबर ने गवर्नर सीवी आनंद बोस जी के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन किया। अब सेक्सुअल हरासमेंट इज तो क्रिमिनल ऑफेंस, और क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती। चाहे सेक्सुअल ऑफेंस तो पर्सनल कैपेसिटी में ही है, बट इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो सीधा सीधा तो प्रोसीडिंग हो नहीं सकती बिकॉज गवर्नर हैज गॉट इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361। तो अब जब कोई प्रोसीडिंग नहीं हो पा रही, तब उस विमेन स्टाफ मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया है वेयर शी हैज चैलेंज्ड द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू गवर्नर अंडर आर्टिकल 361 रादर देन पुटिंग अ कंप्लेन अगेंस्ट
the governor C.V. Anand Bose. Now the women staff member has challenged Article 361 in the Supreme Court itself. Supreme Court has ultimate power to interpret the Constitution, and that is why Supreme Court is known as guardian of the Constitution. तो now Supreme Court will evaluate कि ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 361, ये कितना जस्टिफाइबल है, कितना ये कॉन्स्टिट्यूशनल माना जा सकता है। तो पिटिशनर का कहना है, इस वुमेन विक्टिम का कहना है कि इस तरीके के मामलों में इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए, फिर से समझते हैं, प्रेसिडेंट ने मर्डर कर दिया या गवर्नर ने मर्डर कर दिया, मान लीजिए, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो सीधा सीधा क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता, बट पहले इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जाएगा और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को हटाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि खुलेआम ऐसी कोई गलती करते हैं, तब प्रेसिडेंट या गवर्नर को टेन्योर से पहले हटाया जाएगा इम्पीचमेंट के थ्रू, और एक बार जब वो ऑफिस खाली कर देते हैं तब उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है, वंस दे वैकेट द ऑफिस। लेकिन पिटिशनर का कहना है कि हम क्यों इंतजार करें, इतने सीरियस या सेंसिटिव मैटर्स में इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। एंड शी ऑल्सो सेज कि इस पिटिशन में यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 361 के अंतर्गत जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, दैट इज वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 विच इज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन। तो सब लोगों को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए कानून के सामने। आर्टिकल 14 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जहां पे कानून अंधा है, क्रिमिनल मैटर्स में यूनिफॉर्म तरीके से कानून को काम करना है, कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 14 एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा आर्टिकल 14 के अंदर। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ वायलेट हो रहा है। जिनको पॉलिटी पढ़ा दिया गया है उनको ये सारी बातें आई होप समझ आ रही होंगी। इट्स जस्ट अ रिवीजन। तो आर्टिकल 361 के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल किया है इस विमेन स्टाफ मेंबर ने ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नर हाउस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ज्वाइंट कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड जापान। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डिटेल में समझते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और सबमिट रिकॉल करते हैं। आज भी सुबह की क्लास अगर आपने अटेंड की हो, करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास, तो आपको याद आ रहा होगा मैंने कहा एनवायरमेंट रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल समिट कराई गई वो थी 1992 की अर्थ समिट एट रायो डी जेनेरियो, ब्राजील। वहां पे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। यूएनसीसीडी फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीबीडी फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड यूएनएफसीसीसी फॉर क्लाइमेट चेंज, मिटिगेटिंग एंड अडेप्टिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत फैसला किया गया कि वर्ल्ड कंट्री जो मेंबर कंट्रीज हैं यूएनएफसीसीसी के, वो साल में एक बार मिलेंगे और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे। और साल में जो एक बार मीटिंग होगी उसको कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी। एक महत्वपूर्ण सीओपी कराई गई साल 2015 में जो थी कॉप नंबर 21। यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया गया क्लाइमेट चेंज से संबंधित जिसको कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट लाया गया क्योंकि वर्ल्ड कंट्रीज, उसके पहले के जो प्रोविजन थे क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। 1-2 महीने पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने चर्चा किया था वैसे, बट पेरिस क्लाइमेट डील पे फोकस करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में फैसला क्या किया गया साल 2015 में, ये एग्रीमेंट किया गया एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21। यहाँ पे बात ये हुई कि किसी भी देश के ऊपर, किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर ऐसे बाइंडिंग टारगेट्स या फिक्स्ड टारगेट्स नहीं एस्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर कटिंग डाउन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। हर देश को अपना अपना आईएनडीसी अनाउंस करना है। आईएनडीसी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, हर मेंबर कंट्री को अपना लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस को कट डाउन करने का खुद ही तय करना है, उसके ऊपर कोई इम्पोज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल पेरिस एग्रीमेंट में ये टारगेट रखा गया कि सारे देश मिल करके ऐसे लक्ष्य अपने लिए बनाएं कि ओवरऑल
जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े बाय ईयर 2100 विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 1870 विच इज़ कंसिडर्ड एज प्री इंडस्ट्रियल टाइम, और प्रेफरेबली अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक पाए तो और भी अच्छा। यानी कि सरल भाषा में कहें, 1870 में जो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर था, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर अर्थ का, उसकी तुलना में साल 2100 तक सरफेस टेम्परेचर मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस बढ़े, अच्छा रहे वो 1.5 तक हम रोक पाए तो। और इसके लिए मेंबर कंट्रीज को इनकरेज किया गया एट कॉप 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21, दैट वाज फाइनलाइज्ड इन ईयर 2015 अंडर पेरिस एग्रीमेंट, कि आप अपने तरफ से ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स करें ग्रीन हाउस गैस को कट डाउन करने के, सारे देश, कि आप क्या कर सकते हैं ताकि ये टारगेट अचीव हो पाए, क्योंकि ये टारगेट अचीव करना जरूरी है अगर हमें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द डेप्रेडेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो अलग अलग देशों ने अपना अपना कमिटमेंट बताया, भारत ने भी अपना कमिटमेंट किया जिसको भारत का आईएनडीसी कहते हैं। इंडियाज कमिटमेंट इज सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स, जिस कारण से भारत के आईएनडीसी को कहा जाता है पंचामृत। भारत ने अपना पंचामृत फाइनलाइज किया था कॉप 26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 में जाकर के फाइनली अनाउंस किया था। पहले भी बनाया था बट इसको कंप्लीटली अपग्रेडेड वर्जन हमने कॉप 26 में हमने अनाउंस किया एट ग्लासगो इन ईयर 2021। तो भारत की पंचामृत यानी कि 5 स्ट्रैटेजीज अंडर पेरिस क्लाइमेट डील, जो कलेक्टिवली कहा जा सकता है भारत की आईएनडीसी, वो ये है: अचीव नेट जीरो बाय ईयर 2070। नेट जीरो मतलब 2070 तक जितना हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे उतना ग्रीन हाउस गैस हम एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब भी कर लेंगे थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फॉरेस्ट, या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेयर से कार्बन को या ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग कैच करेंगे, सेक्वेस्टरेट करेंगे और कैप्चर करके उसको अर्थ के अंदर डिपॉजिट कर देंगे ताकि एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैस कम हो। यानी कि जितना हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे उतना ही ग्रीन हाउस गैस हम लोग एटमॉस्फेयर से वापस से एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे थ्रू नेचुरल या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, एंड दैट विल मेक आवर कंट्री नेट जीरो बाय 2070। उसके अलावा नॉन फॉसिल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे 500 गीगावाट का बाय 2030। जो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस या फिर कोल से जो एनर्जी आती है वो फॉसिल एनर्जी होती है, उससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा होता है। तो हम लोग नॉन फॉसिल एनर्जी रिसोर्सेस जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से लगभग हम लोग 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ओवरऑल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। reduce total projected carbon emission by 1 billion ton from now by 2030। यानी कि जितना ओवरऑल भारत ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने वाला था प्रोजेक्टेड इमिशन, उससे 1 बिलियन टन हम लोग कम करेंगे 2030 तक। ऐसे हम अपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे कि जो प्रोजेक्टेड इमिशन है उससे हम लोग लगभग 1 बिलियन टन इमिशन कम करें, एंड रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी of its economy by less than 45% by 2030 with respect to 2005. Carbon intensity is defined as greenhouse gas emission पर यूनिट जीडीपी। तो जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं उसको जीडीपी से डिवाइड कर दीजिए देश की इकोनॉमी के। तो जितना हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट जीडीपी हो रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन इंटेंसिटी, साल 2005 में, उसके तुलना में 45% हम लोग कम कर देंगे कार्बन इंटेंसिटी बाय 2030। तो इसका सरल सा मतलब ये है कि बेहतर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस कारण से जीडीपी बढ़ेगी लेकिन उतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होगा। ये है भारत के आईएनडीसीज। अब इन आईएनडीसीज को मीट करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है विच इज नोन एज कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट इज परमिटेड अंडर पेरिस एग्रीमेंट। तो क्या है कार्बन मार्केट, वो समझते हैं। देखिए, अब हर एक देश ने अपने लिए लक्ष्य तय कर लिए, जैसे भारत ने भी अपने लिए लक्ष्य तय कर लिया कि हमें इतना ग्रीन हाउस गैस कट डाउन करना है, तब जाकर के 2070 तक हम लोग नेट जीरो बन पाएंगे। ये तमाम लक्ष्य हमने तय कर लिए। रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। तो अब जब टारगेट तय हो गया तो फिर वो टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ तो कंक्रीट एक्शंस लेने होंगे। तो
अब अलग अलग इंडस्ट्रीज को उनके एक साल में कितना वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर सकते हैं उसका टारगेट दिया जाता है कि आप मैक्सिमम इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है ए और दूसरी है बी। ए ने अपने परमिटेड टारगेट से ज्यादा इमिशन कर दिया और बी अपने परमिटेड टारगेट से कम इमिशन किया। ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा मान लीजिए एनवायरमेंट फ्रेंडली बेटर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही है, तो इसने अपने परमिटेड टारगेट से कम इमिशन किया। तो जितना भी ये कम इमिशन करेगा, फॉर एवरी 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस रिडक्शन, दिस कंपनी विल गेट 1 कार्बन क्रेडिट। हर 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम रिडक्शन के लिए इसको मिलेगा 1 कार्बन क्रेडिट। ठीक है, एक तरीके का डिजिटल डॉक्यूमेंट। और अब जब इसने ज्यादा इमिशन किया है, तो मान लीजिए कि इसने 10 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट किया है साल भर में, तो इसको मिले 10 कार्बन क्रेडिट। और इसने 10 ज्यादा इमिट कर दिए, 10 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इमिट कर दिए हैं। तो अब इस कंपनी को क्या करना होगा? 10 कार्बन क्रेडिट मार्केट से खरीदना होगा। कौन से मार्केट से? कार्बन मार्केट से। तो कार्बन मार्केट में कार्बन क्रेडिट खरीदे बेचे जाते हैं। कार्बन क्रेडिट इज ए डॉक्यूमेंट which is earned by a company which cut down greenhouse gas emission CO2 emission by 1 टन। तो 1 टन कट डाउन करोगे 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा, 2 टन करोगे 2 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो इस तरीके से कार्बन मार्केट बनता है। कार्बन मार्केट में बायर तो कौन है वो आपको समझ आ रहा है, जो अपने टारगेट से ज्यादा इमिशन करेगा उसको कार्बन क्रेडिट खरीदना है। लेकिन सेलर कौन है? जो अपने टारगेट से कम इमिशन करेगा वो सेलर हो सकता है, उसको भी कार्बन क्रेडिट मिलेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे कंपनियां भी हैं जिनका कोई अपना टारगेट नहीं है, बट दे आर सिंपली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डेवलपिंग बेटर टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू ग्रैब CO2 या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इनका काम ही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बना दिए हैं जिससे वो कार्बन सेक्विस्टरेशन कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेस को कैच कर रहे हैं और ग्राउंड में स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों को भी हर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। और ये लोग भी अपने अर्नड कार्बन क्रेडिट को इस कार्बन मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये कंपनियां जब अपने कार्बन क्रेडिट को बेचेंगे कार्बन मार्केट में, तो ये वाला मार्केट कहा जाएगा वॉलेंटरी मार्केट, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्बन इमिशन का टारगेट तो था नहीं, लिमिटेशन तो था नहीं। ये अपने शौक से, अपने वॉलेंटरी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। तो ये वाला जो सेल होगा इसको कहा जाएगा वॉलेंटरी मार्केट। और ये वाला जो सेल होगा इसको कहा जाएगा कंप्लायंस मार्केट, वेयर बी ऑल्सो हैड अ कंप्लायंस टारगेट कि इससे ज्यादा आप इमिशन नहीं कर सकते। आप अपने कंप्लायंस लिमिट से कम इमिशन कर रहे हो, इसीलिए आप कार्बन क्रेडिट अर्न किया है और इस कारण से आप कार्बन क्रेडिट को सेल कर पा रहे हो। तो दिस सेल will be compliance market sale, this वाला सेल will be known as voluntary market sale। इस तरीके से कार्बन मार्केट काम करता है। तो मुद्दा यह है कि INDC को अटेन करने के लिए दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, और उसमें से एक तरीका है कार्बन मार्केट डेवलप कर देना। और कार्बन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल है एज पर आर्टिकल 6 या एक्सेप्टेबल है इन पेरिस एग्रीमेंट एज पर आर्टिकल 6। तो अब मान लीजिए कि दो देशों के बीच में भी ये मार्केट हो सकता है, ये मार्केट इंटरनेशनल मार्केट भी हो सकता है। भारत ने अपने INDC से ज्यादा इमिशन कर दिया मान लीजिए, तो भारत दूसरे किसी देश से कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है जिसने अपने INDC टारगेट से कम इमिशन किया है। इस तरीके से ये कार्बन मार्केट ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है। और इसी डायरेक्शन में एक MOU, एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं भारत और जापान, which is permitted again under Paris Agreement as per Article 6.2। ये MOU के अंतर्गत भारत और जापान एक ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। इस ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म में होगा क्या? जापान क्लीन टेक्नोलॉजीज इस्टेब्लिश करेगा भारत के अंदर, भारत को फाइनेंस भी देगा, बेहतर टेक्नोलॉजी भी देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेगा भारत की कंपनियों का। तो जब जापान हमारे यहाँ पे बेहतर टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करेगा, फाइनेंस ट्रांसफर करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, तो उस कारण से हमारे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम होंगे।
तो ये जो रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होंगे, दैट विल हेल्प अस टू अर्न कार्बन क्रेडिट्स, जो इस केस में कहा जाएगा JCM क्रेडिट, ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म क्रेडिट, क्योंकि ये जो हमने कार्बन क्रेडिट अर्न किया है ये अकेला हमारे कारण तो हुआ नहीं है, ये जापान ने पहले हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जिस कारण से हमने क्रेडिट अर्न किया है। तो ये जो क्रेडिट हम लोग इस टेक्नोलॉजीज और इस कैपेसिटी बिल्डिंग के कारण अर्न करेंगे, दैट विल बी नोन एज ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म क्रेडिट, JCM क्रेडिट। और ये JCM क्रेडिट भारत और जापान आपस में बांट लेंगे एज पर द प्री डिफाइंड एग्रीमेंट। हो सकता है कि एग्रीमेंट में, इस MOU में हम डिसाइड कर लें कि जो JCM आएगा इसमें से 50% जापान को मिलेगा कार्बन क्रेडिट, 50% भारत को मिलेगा। तो जैसा भी एग्रीमेंट साइन होगा उसके हिसाब से तय होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि कार्बन मार्केट डोमेस्टिक लेवल पे भी हो सकता है, परमिटेड अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आर्टिकल 6.2 परमिट करता है कि दो देश आपस में ये ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें एक देश दूसरे देश के अंदर बेहतर टेक्नोलॉजीज स्टैब्लिश करे जिससे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कट डाउन हो और जिससे ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म यानी कि ज्वाइंट क्रेडिट्स अर्न हो और दोनों देश आपस में वो क्रेडिट को डिवाइड कर लें। तो ऐसा कुछ सिस्टम अब भारत जापान के साथ करने जा रहा है, जहां जापान विल बी हेल्पिंग इंडिया टू हैव बेटर technologies in order to reduce greenhouse gases emissions and earn JCM credit। इस टॉपिक के बेसिस पे, कार्बन मार्केट के बेसिस पे मैंने ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। सीधा सा सवाल है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, चाहिए तो हिंट्स भी देख सकते हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसी के बेसिस पे ये सवाल आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी स्मॉल वन, हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में APSC के सीधा सीधा पूछ लिया जाए, नहीं तो अगले साल मेंस में कहीं पासिंग रेफरेंस में काम आ सकता है। इस साल का तो मेंस का पेपर स्टैब्लिश या सेट हो गया होगा। गैस रिजर्वायर फाउंड एट डिरॉक इन असम। तो असम के अंदर दिरोक में, मार्गेरिटा रीजन के दिरोक गैस फील्ड में ऑलरेडी गैस एक्सप्लोरेशन चल रहा है। नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक दिरोक गैस फील्ड है मार्गेरिटा रीजन में, वहां पे ऑलरेडी गैस एक्सट्रैक्शन कर रही है कंपनी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी इन एसोसिएशन विद ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड IOCL। यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज ये निकल करके आई है कि दिरौक गैस फील्ड में एक नया गैस रिजर्वायर हमें मिला है। ओवरऑल ये जो दिरौक गैस फील्ड है, यहाँ से उम्मीद है कि टोटल 250 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका पोटेंशियल इतना है जो देश के अंदर नेचुरल गैस प्रोडक्शन को काफी हद तक ऑगमेंट कर सकता है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन को काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है। तो न्यूज सरल है, अ न्यू गैस रिजर्वायर हैज बीन फाउंड इन डिरॉक रीजन ऑफ मार्गेरिटा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। इस प्रश्न में दोनों स्टेटमेंट सही थे और क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड भी अगेन दोनों स्टेटमेंट सही थे। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, कोर इन्फ्लेशन डिनोट्स टोटल इन्फ्लेशन, नो दिस इज रॉन्ग। हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट्स टोटल इन्फ्लेशन। बाकी प्राइसेज ऑफ फ्यूल, food and fuel is not included in core inflation, that is correct, and core inflation is more stable than headline inflation, that is also correct, क्योंकि food and fuel ज़्यादा heavily fluctuate करता है। That's all from our side for today. Thanks for watching.